सतयुग में सत्यव्रत, द्वापर में महदगिरी और त्रेता में पिंगल और वर्तमान कलयुग में संभल एक्शन टीम दूरदर्शन न्यूज की आज संभल में मौजूद है, जहां पर पौराणिक रूप से मान्यता है कि यहां पर लगभग 69 धार्मिक स्थल और 19 कूप हैं। और मान्यता यह भी है कल की अवतार अगर भगवान का होगा तो वह सहज संभल में ही होगा, और जिसको लेकर के कहीं न कहीं संभल में जो है तैयारियां भी शुरू हैं। अभी पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के उस कल की धाम का जो है शिलान्यास किया था, और उसके बाद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें बदली हैं यहाँ पर, और क्या बदलाव आया है, और ख़ास तौर पर 2024 का ये जो आम चुनाव है, इन आम चुनावों को लेकर के क्या बदलाव आया है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीती मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल उसको किस रूप में ये लोग लेते हैं और उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं अपनी ये रिपोर्ट। कभी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही संभल लोकसभा मुरादाबाद मंडल की हॉट सीट है। 2004 तक परसीमन से पहले संभल सीट पर हार जीत यादव वोटर ही तय करते थे। 1989 से लेकर 2004 तक 6 बार लगातार यादव प्रत्याशी जीते भी, लेकिन परसीमन के बाद यहाँ का समीकरण मुस्लिमों के पक्ष में झुक गया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 2 बार सांसद भी चुने गए। यहाँ के MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की वजह से यह सीट सपा के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यही कारण है कि 2019 में भी सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ी जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान को 6.58 लाख वोट मिले। परमेश्वर लाल सैनी को, जो कि बीजेपी से थे, उनको 4.83 लाख वोट मिले। कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह को 12,105 वोट मिले। सपा के गढ़ में मोदी लहर की वजह से बीजेपी ने यहां अपनी पहली जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में सपा ने फिर से बीजेपी को हरा दिया। इस बार भी सपा ने अपने जिताऊ प्रत्याशी शफीकुर रहमान बर्क को ही टिकट दिया था, लेकिन उनके निधन के बाद सपा ने उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को संभल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। संभल के रण की बात करें तो बीजेपी से परमेश्वर सैनी, समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क, BSP से सौलत अली। संभल में सैनी वोटर की तादाद ठीक ठाक है और 2019 के चुनाव में बीजेपी संभल में भले ही हार गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी हुई। यही वजह है कि बीजेपी ने 2024 में भी पिछली बार हारे हुए प्रत्याशी परमेश्वर सैनी पर ही दांव खेला। वहीं बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी सौलत अली को मैदान में उतारा है। सौलत 2012 के बाद पहली बार चुनावी मैदान में। बीजेपी को अब 2014 में इस सीट से पहली बार जीत मिली थी, तब भी हार का अंतर बेहद कम था। 2014 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के सत्यपाल सिंह को 3.60 लाख वोट मिले। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को 3.55 लाख वोट मिले। जीत का अंतर 5,174 वोट था। मुस्लिम वोट ज्यादा होने से ये सीट भले ही बीजेपी के लिए मुश्किल रही हो, लेकिन इस बार बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। सपा जहां PDA पर फोकस कर रही, वहीं बीजेपी की नजर पसमानदा मुसलमानों पर है। एक दिलचस्प मामला ये भी है कि यहाँ से कोई भी प्रत्याशी जीतेगा तो वो पहली बार ही संसद तक का सफर तय करेगा। संभल हालांकि आज़ादी के बाद जो है काफ़ी दिनों बाद एक जिले के रूप में इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ। अभी भी जिला मुख्यालय यहाँ पर पूर्णतः नहीं बन पाया है, बावजूद उसके राजनीतिक चेतना यहाँ पर ज़बरदस्त रही है। और इस राजनीतिक चेतना को किस तरह से 2024 में लोग लेते हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, कैसे वो लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की मोदी सरकार रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इस समय विकास की गंगा जो बह रही है वो इतनी अच्छी बह रही है, हर तरफ खुशहाली है। और आपने सड़कें देखी हैं, बहुत अच्छी बनी हुई हैं, आप जिससे आए होंगे। और शौचालय, जो मैं महिला हूं तो महिलाओं के लिए सबसे पहले प्रमुख होता है उसकी सुरक्षा और शौचालय। जो मोदी जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम अपने प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने सर्वप्रथम रखा था कि शौचालय हो, सब जगह उन्होंने, इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा उन्होंने सबसे फर्स्ट प्रथम उसमें रखी है पंक्ति में। और हमारी जो आज हम कहीं भी अकेले रात में 12 बजे भी निकल सकते हैं, 1 बजे भी निकल सकते हैं, और महिलाएं इतनी सुरक्षित है इस सरकार में, जो कि मैंने किसी सरकार में नहीं देखा। बहुत सारे अपहरण और बलात्कारों की खबरें आती रहती थी, वो इस समय बिल्कुल नहीं आ रही हैं। ये कनेक्टिविटी की बात होती है, रेल से, सड़क से, हवाई जहाज से, लगातार सरकार भी इस चीज को लेकर बात करती है। संभल कितना कनेक्टिव हो पाया?
इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया है। अब दिल्ली पहुंचना हम लोगों के लिए बहुत सरल हो गया। पहले हम लोगों को जाना बहुत मुश्किल पड़ता था। अब सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि 2.5 से 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। रेलवे की सुविधा भी बहुत अच्छी है। चंदौसी और भैजू में भी बहुत सारी ट्रेनों का इस समय स्टॉपेज सरकार के द्वारा हुआ है। डेवलपमेंट की हम बात करें तो और साथ में जो तमाम सारी सामाजिक योजनाएं चलाई गई उसकी बात करें तो कितना कुछ काम हुआ है। इस सरकार ने उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीमें व्यापारियों को दी हैं। मैं व्यापारी वर्ग से ही आता हूं। ओडीओपी क्या है यहाँ? ओडीओपी यहाँ पर सींग का जो उत्पाद है, एक जिला एक उत्पाद में यहाँ सींग का कारोबार को प्राथमिकता दी गई। बटन भी बनता है ऐसा? बटन भी बनता है उसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाइना वाशनी है। वाशनी, किस तरीके से आप देखती हैं बीते सरकार के कार्यकाल? उन्होंने मोदी जी ने इस समय तो बहुत अच्छा कार्य किया है और हम भी यही चाहते हैं। देखो, गरीब लोगों के लिए उन्होंने आवास भी दिया और जो महिला थी जो खुले में शौच जाती थी उनके लिए शौचालय भी दिया है और हम यही चाहते हैं आगे भी हम मोदी जी को ही लाएं। शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और यहाँ से सांसद हुआ करते थे, कई बार यहाँ से सांसद रहे, उन्हीं के परिवार से जो है इस वक्त भी प्रत्याशी हैं। और अगर हम संभल की बात करें तो जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि सींग का कारोबार, यहाँ पर मृत जानवरों की सींग से जो है नई नई डिजाइनें तैयार की जाती हैं और वह यूरोप तक जो है जब बिकने के लिए जाती हैं। और कहीं न कहीं बटन का कारोबार, जो शर्ट में बटन लगती है, उस कारोबार में संभल ने चाइना को पीछे छोड़ा है। ये संभल की खासियत है, ये संभल की ऊर्जा है। लेकिन इसके साथ ही संभल की जरूरतें और भी हैं। क्या कहेंगे? संभल के अपने क्षेत्र की जहां आप बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लाइन है ये मेन लाइन ना होकर ब्रांच लाइन है और यहाँ पर बच्चों के स्कूल हैं, वहाँ पर जाम लग जाता है। ये हम कई बार प्रयास कर चुके हैं शासन से भी। चंदौसी बन रहा है लेकिन यहाँ पे एक ये है, एक उधर डबल फाटक है, तो उसमें बच्चों के स्कूल ज़्यादा होने की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। उस जाम से निजात मिली है। वैसे इस शासन में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा नहर, और इससे यहाँ खुशहाली की भी हो गई। ये क्षेत्र अविकसित है और यहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता, जैसा आप मान रहे हैं, कि यहाँ एक बहुत बड़ा प्लांट कारखाना लगना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वो यहीं पर काम करें। ये बहुत आवश्यक है इस समय। संभल आगरा और दिल्ली के अगर कहें तो केंद्र में है, बीच में पड़ता है, तो तमाम सारे रोजगार के अवसर तलाशने के लिए लोग, अगर संभल में उसकी जरूरतें नहीं पूरी होती हैं तो उसे दिल्ली या आगरा की शरण लेनी पड़ती है। रोजगार के क्षेत्र में कहें तो बीते 10 सालों में सरकार ने क्या कुछ किया? सरकार ने रोजगार तो सबके लिए दिए हैं और जो है, जो अब तक जो सांसद रहे यहाँ से, उन्होंने कोई विकास का कार्य संभल क्षेत्र में नहीं किया है। संभल लोकसभा से हम 2014 भी जीते थे, अब 2024 भी हम जीतने जा रहे हैं। सरकार के रूप में नगर पालिका को आपको कितना सहयोग मिला कि जिससे कि आप पूरे इस संभल का विकास कर सकें? भारतीय जनता पार्टी का धर्म के प्रति जो आस्था है, उस आस्था के तहत यहाँ पर भी सरकार के द्वारा बजट प्राप्त हुआ है और जो भैजू की सबसे बड़ी शक्तिपीठ है उसका भी सौंदर्यीकरण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग करा रहे हैं। उसके बराबर भी एक तालाब है, उसको अमृत सरोवर के रूप में हम चयनित कराया है और वो शीघ्र उसका पैसा सरकार से प्राप्त होने वाला है। ऐसी बहुत सी योजनाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक शहर को हम विकसित शहर बनाएंगे और एक सुंदर शहर बनाने का हमारा प्रयास है। तो जैसा कि अन्य वक्ताओं के माध्यम से आपको पता चली कि यहाँ पर रेलवे को लेकर एक यहाँ पर 36B का रेलवे फाटक है, उसके लिए प्रयासरत है। और पिछले दिनों माननीय DRM साहब आए थे, उनसे भी चर्चा की। निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद पिछले सत्र में भी मैंने प्रयास करा था और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव से भी मिलने का प्रयास किया। निश्चित रूप से वो समस्या का समाधान भी सरकार में हम लोग कराएंगे। संभल की समस्याएं, बुनियादी समस्याएं अनेक हैं। उन बुनियादी समस्याओं में भारतीय जनता पार्टी का भले कहना है कि तमाम उसका समाधान हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ विपक्ष के भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कितना समाधान हुआ है। क्या नाम है आपका? बड़ा अफसोसजनक है कि अभी आदरणीय बाबूजी यहाँ पर खड़े हुए थे और जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की टोपी और पटका लगा के बाबूजी कह रहे थे कि हमारे भैजुई में रेलवे फाटक की समस्या है। ये सोचिए आप, जिनकी सरकारें 10 साल से हैं, उनके पटका लगा के लोग कह रहे हैं ये हमारी समस्याएं हैं।
क्या कहेंगे बीती 10 साल के बारे में? बीती 10 साल में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। ये आज जो बहजोई है, इसके लिए हमारी माननीय बहन जी ने जिला मुख्यालय की घोषणा करी और दोबारा से हमारी सरकार ना आने के कारण जो हमारे यहाँ के शहरवासी, हमारे जिले के वासी दर दर भटकते हैं। एक कार्यालय चंदोसी में है, एक कार्यालय संभल में है, कोई कार्यालय बैजोई में है, कोई कार्यालय कहीं है। अगर इस बार बहन जी की सरकार आएगी तो जिला मुख्यालय एक ही जगह होगा और किसी भी आदमी के लिए, इस जिले के वासियों के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। सरकार कैसे आएगी? पूरे प्रदेश में तो लड़ नहीं रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है। सरकार आएगी, अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। ना किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आए, ना कोई काला धन आया, ना पाकिस्तान से बदला लिया गया। बीएसपी विकास की राजनीति करती है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है। बीएसपी कभी जाति की और धर्म की राजनीति नहीं करती। बीएसपी केवल समाज में भाईचारा बनाती है, भाईचारा सम्मेलन करती है और इस बार जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है। आप आने वाले 4 जून के लिए देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तेजी से एक युवक ने इस बात को उठाया है कि भाजपा का होने के बावजूद और 10 साल पूरे होने के बावजूद फाटक के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ओवरब्रिज के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि एक अभी भाई ने विश्लेषण किया था, इसके लिए दोषी इनके सांसद हैं। अधिकतर समय में यहाँ पर नेतृत्व किया था प्रोफेसर रामगोपाल जी ने, नेतृत्व करा था मुलायम सिंह यादव जी ने और नेतृत्व कर रहे हैं सरकार कुमार बर्ग साहब। चूँकि भारत सरकार और केंद्र की जो भी योजना होती है उसमें सांसद की बहुत बड़ी भूमिका होती है और ऐसे सांसद यहाँ की जनता ने चुने हैं जो यहाँ की लोगों की आवाज़ को, यहाँ की पीड़ा को नहीं समझते हैं। सांसद का दायित्व है कि वो जितने भी भारत सरकार की योजना है, जो समस्या है, उनको लेकर भारत सरकार में जाएं और उनके समाधान करें। पिछली 2014 में माननीय सत्यपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में बने। उन्होंने यहाँ पर कई ऐसे रेल से जुड़े हुए मुद्दे भारत सरकार के संज्ञान में लेकर आए और उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई आगे हो रही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस क्षेत्र से नहीं जीता है और हमेशा विपक्ष के रूप में और ऐसे व्यक्ति चुने जिनकी एक भारत में अपनी एक शख्सियत थी, पहचान थी, उन्होंने भी क्षेत्र का विकास नहीं करे। चुनाव जीते और उसके बाद चले गए और भूल जाते हैं। माननीय सांसद के रूप में बर्ग साहब पिछले काफ़ी समय से यहाँ उनका परिवार यहाँ काबिज रहा है, परंतु वो क्षेत्र में कभी आकर नहीं तो घूमते हैं, न समस्या सुनते हैं। तो हैं भी नहीं। उनके पूर्व कार्यकाल तो लगभग पूरा हो चुका था, परंतु उन्होंने उन कार्यकाल में भैजू नगर में कभी भी आकर नहीं देखा। जो समस्या है उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाकर उसको निदान कराने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आगामी समय में जब सरकार होगी, चंदोसी का रेलवे फाटक की जो समस्या थी, वहाँ पर ओवरब्रिज बनने का काम प्रारंभ हो गया। सिर्ग से भैजू में भी माननीय अभी डीआरएम साहब आए थे, उनके लिए अवगत कराया गया। बहुत शीघ्रता के साथ भारत सरकार उसको संज्ञान लेगी। 10 साल की सरकार में सर व्यापारी बहुत सुरक्षित है। मैं व्यापारी हूँ और कहीं भी कुछ कितने भी पैसे कहीं भी ले जाओ, आज कोई लूटपाट नहीं होती सड़क पर। पहले की सरकारों में सड़क पर पैसे ले जाने में डरता था आदमी, जंजीरें छिनती थी। आज वो सब कुछ बंद हो चुका है। इस सरकार में लूटपाट बिल्कुल बंद है, व्यापारी सुरक्षित है। हमारी सरकार में किसान भी सुरक्षित है, ना उसकी भैंस चुर रही, ना उसका ट्रैक्टर चुर रहा, ना रात को से परेशानी है, ना दिन में कोई परेशानी है। मतलब सुरक्षा, हाँ, पूर्ण सुरक्षित है। एक सुरक्षा का मुद्दा जो है सबसे कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर उभर करके सामने आता है। कितना महसूस करते हैं सुरक्षा के मामले में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती से बढ़िया किसी का नहीं रहा। वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ। सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अखबार उठा करके देखिए, रोज एक भी दिन ऐसा जगह खबर नहीं आती है जहाँ घटना ना हो रही हो चोरी की या लूटपाट की। ये हमारे मदन पाल जी हैं पमासा के, इनकी भैंस खुद खोल कर ले गए रात में, और इससे बड़ी ज्यादा क्या हम आपके लिए जो एविडेंस थे। ये पमासा के मदन पाल जी हैं, इनकी भैंस ले गए पमासा से खोल करके, इससे ज्यादा क्या एविडेंस थे। हमारी मुखिया ने अपने शासनकाल में गन्ने का दाम जो बढ़ाया, आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो सपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, आप बताइए किसने दाम बढ़ाया गन्ने का? हमारी सरकार में किसानों का कोई बकाया नहीं और गन्ने का रेट सबसे ज्यादा बना। सरकार ने जो चीनी मिल थी, 9 चीनी मिल बसपा की सरकार में बहन जी ने नीलाम करी और ऐसे व्यक्तियों जिनकी अरबों रुपए कीमत थी, अपने सहयोगियों को फ्री के भाव बेच दी। आप गन्ने की बात कर रहे हैं, चीनी मिल बेचकर लोगों किसानों को पेमेंट 3-3, 6-6 महीने में होता है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में आज अधिकतर चीनी मिलों ने भुगतान कर दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। आप पिछली सरकारों का औसत उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का औसत उठा लीजिए। गन्ना किसानों के लिए जो भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी सरकार में नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की अब ये बात कर रहे थे कि लूट में, चोरी में बढ़ोतरी हुई है। आप
आप आंकड़े उठा के देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लूट के आंकड़ों में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है और चोरी डकैती में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। आंकड़े हो ना, आंकड़े के साथ बोलिए। 86% से अधिक मामलों में लूट के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुई है। मैं पेशे से चिकित्सक हूं, डॉक्टर दिनेश कुमार मेरा नाम है। इन सब बातों से अलग आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हमारा संभल जिला बहुत बड़ा है। यहाँ पे मुख्य एक जो कमी महसूस होती है वो एक तो यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, IIT कॉलेज नहीं है। ये चीजें यहाँ बन जाएं तो हम लोगों के बच्चे इधर उधर ना भटकें, बाहर पढ़ने के लिए ना जाएं, ये सब चीजें यहीं मिल जाएं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि संभल जिले को प्राप्त हो जाएगी। समाजवादी के लोग ऐसे आतंकवादियों का अपना आदर्श बता रहे हैं। जो संभल से प्रत्याशी हैं उनको अपना आदर्श बता रहे हैं। यदि उनको अपना आदर्श बता रहे हैं तो आपको भी उसी रास्ते लगाया जाएगा जिस रास्ते पुराने आतंक अतीक अहमद को लगाया गया, अंसारी परिवार को लगाया गया। अगर जियाउर बर्क उनको अपना आदर्श बता रहे हैं तो योगी सरकार, मोदी सरकार भी उनको ठिकाने लगाने का काम करेगी। संभल की समस्या भी होगी बात नहीं, संभल की जो समस्या है, सरकार बनने के बाद लगातार उधर विकास हो रहा है। मायावती सरकार ने इसको मुख्यालय बनाया, आधा अधूरा मुख्यालय बनाकर चली गई। यदि वो अच्छे काम करती तो पुनः वापस आती प्रदेश में। उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। आज 4 बार अपने प्रत्याशी 2 जगह बदल दिए, 8 जगह प्रत्याशी 1 बार बदल दिया। इनको अपने लोगों पर यकीन नहीं है। सुबह को कोई प्रत्याशी होता है, शाम को कोई और नामांकन कोई तीसरा कराता है। आदमी तक की तो व्यवस्था नहीं इन पर। सरकार बनाने की बात करते हैं, आधी सीटों पर लड़ रहे हैं। एक ही परिवार के 5 लोग लड़ रहे हैं प्रदेश से। क्या इनको कोई और यादव नहीं दिखाई देता? मायावती को कोई जाटव परिवार का व्यक्ति नहीं दिखाई देता? क्या उनको घोषणा करना चाहिए? संभल की समस्याएं मैं समझ रहा हूं लगभग 10% रह चुकी हैं। 90% समस्याएं हल हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज भी पास हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज पास हो गया, बन गया, और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात चल रही है। मैं समझ रहा हूं आज के टाइम में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कोई भी समस्या कहीं भी लेके गए उसका निदान हुआ और उस समस्या का हल हुआ है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ चलेंगे? 5 लाख खाते में किसके आए? 15 लाख, ये बताइए। हम मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई से अपने, ये कॉलेज तो प्राइवेट है, कुछ यहाँ पे नहीं तो कोई 10 साल में नौकरी कहाँ चलेगी साहब? ऐसे आज तो कोई नौकरी नहीं लगी है। 5 करोड़ राशन दे दो या तो बस मोबाइल में हो जाएगी। नौकरी चाहिए ना। महंगाई का दौर देख रहे हैं, सब लोग ये कहते हैं बीजेपी वाले कि गुंडा राज बंद हो गया। गुंडा राज तो यही करते थे, गुंडा राज यही करते थे, झगड़े फसाद जितने करते ये कराते थे। इससे पहले कोई झगड़े तो होते नहीं थे। आज क्यों नहीं हो रहे? कि ये लोग करने वाले ये थे। आज इतनी महंगाई है, मजदूर से पूछो कि बेचारा कैसे कमा खा रहा है। रोटी बन रही है, नहीं बन रही। काम पानी के बाद बीमार हो गया तो रोटी नहीं है। 5 किलो राशन से क्या हो रहा है? कल माननीय बहन जी ने हमारे बदायूं जिला के इस्लामनगर कस्बा के सामने सभा करी बहन जी ने। वहाँ पर बहन जी ने ये बताया कि जो गरीब लोगों के पैसे टैक्स जाता है वही मोदी जी उसको बदल करके गरीब जनता के लिए दे रहे हैं। वो गरीबों का ही पैसा है। अब सब पता लग जाएगा। मोदी जिंदाबाद, लोग जिंदाबाद। अभी पता लग जाएगा, अब तो 24 में पता लग जाएगा। 24 में भाग जाए सब बिजली खा गई। हम भाजपा के प्रतिनिधियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप बहसबाजी ना करें। मोदी जी अपने घर से कोई राशन नहीं दे रहे हैं। 2 लाख टैक्स जाता है, 2 लाख करोड़ टैक्स जो GST का टैक्स है, 2 लाख करोड़ टैक्स जमा होता है हर साल भारत सरकार का। उस टैक्स के पैसे से राशन दिया जाता है। सब लोग सामने कह रहे थे कि चोरी खत्म हो गई, डकैती खत्म हो गई। अभी 23 तारीख में मैं रोडवेज से मुरादाबाद गया था अपनी फैमिली के साथ में। तो मेरा हैंड बैग था, तो रोडवेज पे ही मेरा बैग चुरा लिया। कितना बड़ा क्राइम हो गया ये? मेरा रोडवेज पे मुरादाबाद में यहाँ से बैजू से बैठा मैं 10:30 बजे रोडवेज पे, और 12:30 बजे पहुंचा वहां पे दिन में, और मेरा बैग चुरा लिया वहां से। उसमें मेरी बीवी का 5 तोले सोना था। और मैं 23 तारीख से लेकर अब तक मैं इतना परेशान हूँ, और रिपोर्ट लिखवाने के लिए इतना परेशान हूँ। मैंने थाना, CO साहब, कप्तान साहब सब में चला गया, लेकिन 13 तक पकड़ने को तैयार नहीं है कोई भी। आज की तारीख में 7 दिन हो गए मुझे डेली मुरादाबाद जाते जाते। मैं संभल की बात में अगर करूं तो क्या कहेंगे? संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब 2014 से पहले जब MP थे तो उन्होंने गजरोला से लेकर संभल तक रेलवे लाइन पास कराई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा 2014 में सरकार बदल गई, और आज भी वो फाइल ऐसी पेंडिंग में पड़ी हुई है। ये विकास हो रहा है,
उसके बाद भी तो बर्क साहब थे। हाँ, उसके बाद बर्क साहब थे, लेकिन सत्ता तो खत्म हो गई, रहे तो विपक्ष में गए, उस फाइल में आज तक साइन नहीं हुए। इतना विकास हो रहा है, इतना। समाजवादी के सांसद रहे थे, उनका भी इतना लगाव नहीं यहाँ का संभल से, और संभल एक पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के लिए, संभल के लिए रेल लाइन के लिए काफ़ी वर्षों पुरानी मांग है, उसको भी लेके नहीं हो पाया। दूसरा, यहाँ पर 2011 में बीएसपी ने ये जिला बनाया था भैजोई, लेकिन संभल जनपद, उसके लिए भैजोई मुख्यालय बनाया था, लेकिन अभी तक जो है वो 12 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन डेवलप नहीं हो पाया। तो डेवलप के लिए तो संभल अभी काफ़ी तरह से रह गया, लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ टाइमों में काम किया है, जिला मुख्यालय को भी करा है। लेकिन दूसरा ये है कि अभी कुछ मुद्दे हैं, जैसे महंगाई को भी लेकर या बेरोजगारी को लेकर यहाँ विपक्ष आवाज़ उठाते रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों तरफ से ही है, विपक्ष अपनी बात कर रहा है और बीजेपी ने कुछ ना कुछ पहले से काम तो किया है, लेकिन अभी भी जो है संभल में विकास की बहुत ज़रूरत है। जी, संभल में जो हमारे विधानसभा चंदोसी है उसमें डेवलप हो रहा है, और सांसद हमारे समाजवादी के थे, इसलिए उनसे किसी को अपेक्षाएं भी नहीं थी, क्योंकि वो काम कराते ही नहीं थे किसी के भी। कोई व्यक्ति अगर उनके पास जाता था तो वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे। उन्होंने कभी बैजू की तरफ झांक कर नहीं देखा कि कोई सांसद नाते उन्हें कार्य कराने चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि बीजेपी का सांसद बने तो उससे अपनी बात रख सकते हैं लोग, और वो व्यक्ति जो है सुलझाऊ स्वभाव का है, इसलिए लोग उसको चाहते हैं। जब सरकार आएगी जब हमारी, तो हम बताएंगे ये मुख्तार अंसारी से बड़ा था या छोटा था, बता देंगे सबको। कोई बात नहीं, समय आता है, 12 साल बाद तो घूर की भी घूम जाती है। जब हाथी उठ जाएगा सीधा, तब सबको दिखा देगा क्या चीज है नजारा। अभी हाथी लेटा है क्या? अभी लेटा हुआ, अब घूम रहा है, अब तो तैयार है, अब तो चुनाव चल रहा है। 7 तारीख में क्या, 4 तारीख को खुलेगा, पता लगेगा। हम बताना चाहते हैं मुद्दों की है। मुद्दा ये है, हम अनाज फ्री नहीं चाहते, हम स्वास्थ्य शिक्षा फ्री चाहते हैं। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब सरकार में थी 2007 से 2012 तक, उन्होंने शिक्षा को, स्वास्थ्य को और क्राइम को 0 पर लाकर रख दिया था। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती सर्व समाज की सेवा करती हैं, सर्व समाज में नेता चुनती हैं, सर्व समाज की भागीदारी रखती हैं। आप देख रहे होंगे मुजफ्फरनगर से प्रजापति समाज के बेटे को टिकट दिया है, आप देख रहे होंगे गाजियाबाद से उन्होंने ठाकुर समाज के बेटे को दिया है, यहाँ से मुस्लिम समाज के बेटे को टिकट दिया है, मैनपुरी साख समाज के बेटे को टिकट दिया है, दलित समाज के बेटे, सभी समाज की भागीदारी हमारे यहाँ है। सभी समाज के प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में जाएंगे, वो अपने समाज की आवाज उठाएंगे। हम चाहते हैं इस देश का विकास हो, हम चाहते हैं इस प्रदेश का विकास हो, हम नहीं चाहते गुंडागर्दी हो। हमारे नेता ने 2007 से 2012 तक क्राइम को 0 पर रखा। आपने देखा होगा ददुआ के लिए हमारे नेता ने सबसे पहले क्राइम को खत्म किया था। 36 घंटे का चला, घर से बुला के उन्हें, गुड्डू पंडित जी को जो विधायक थे, उनके खुद विधायक थे, उन्हें बुलाया और अरेस्ट कराया। और बाबू सिंह कुशवाहा को, उनके मंत्री थे, उन्हें पकड़वाया। हमारे नेता कभी नहीं चाहती कि हमारा, हाँ भाजपा के लोग हमारे सामने खड़े हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी वॉशिंग मशीन बन रहे हो, गलत बात है। आप उन लोगों को मत लो, उन लोगों को मत लो हमारे पास, उन लोगों ने हमारे पास काम किया, हमने उंगली उठाई, आप क्यों ले रहे हो? आप भी सफा करो, देश को सही रखो। समाजवादी के लोगों से कहना चाहते हैं हम तो, कोई वाशिंग मशीन नहीं है, गुंडागर्दी की योजना, कोई वाशिंग मशीन नहीं है। हमारी देखिए, कल आज बहन कुमारी मायावती कंदरपुर गांव में आई थी, आपने देखा होगा जनसमूह उनके साथ आज भी, और ये संभल सीट, लोकसभा संभल सीट जो है आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के खाते में है, क्योंकि 2009 में बरक साहब अगर एमपी बने तो हमारी पार्टी से, 2014 में अगर एमपी वो हारे तो समाजवादी पार्टी से। मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूँ, और आज 2019 में अगर एमपी बने तो बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी से, और आज भी अगर एमपी बनेंगे, हमारा बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी से। दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा और अपर कास्ट के लोग आज हमारे साथ है। देखिए, मंदिर को भी अगर न्याय मिला तो वो भारतीय संविधान से मिला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमारी पार्टी ने मंदिर का भी सम्मान करा, मस्जिद का भी सम्मान करेगी। धारा 370 हटी, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे उस समय जो 35 से जो लागू हुआ, बाबा साहब उसके विरोधी थे। हम चाहते हैं ये देश एक देश है, एक ही कानून होनी चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए सबका। हमारी पार्टी ने उसका समर्थन करा। ये बीजेपी वाले बता दें, हम कभी धर्म की राजनीति नहीं करती हमारी पार्टी, कभी झगड़े की राजनीति नहीं करती, कभी फूट की राजनीति नहीं करती। हम सिर्फ आपस में भाईचारा बना के सब एक दूसरे के गले मिलकर रहें, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ हों, इसमें क्या बुराई है भाई? भारतीय संविधान यही तो चाहता है, बीएसपी यही तो चाहती है। आप भी कुछ कहेंगे? भारतीय जनता, पहले सुने आप, अरे भाई साहब सुन तो लो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है विश्व में जो बिना किसी भेदभाव के कार्य करती है। प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीम है, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो दलितों को और दूसरे नंबर पे मुस्लिमों को। तो क्या उन्होंने भेदभाव किया?
चेयरमैन साहब भी पास में खड़े हैं। इस समय बहजोई में, सुने आप, एक सेकंड सुने, बहजोई में जितने भी प्रधानमंत्री आवास बने हैं, सुने हैं यार, आप सुनते नहीं हो। अरे आप सुनो तो ये भाजपा से ही चेयरमैन है और भाजपा के ही बनाएंगे, और टोपी लगाने से नहीं होगा। सभी का साथ और सबका विकास। सबसे ज्यादा आवास अगर मिले हैं तो मुस्लिमों को मिले हैं और दूसरे नंबर पे दलितों को मिले हैं। किसी के साथ भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती। सरकार भेदभाव करती है तो आपकी, इससे पहले आपकी सरकार रही, भेदभाव हुआ, इसी वजह से आप उतर गए। मैं अभी यहाँ तक किसी ने कहा था कि जो दिवाकर जी कत्ल हुआ था वो बीजेपी की सरकार में हुआ। अब इनसे ये पूछो, जब कत्ल हुआ था चंद घंटों में गिरफ्तारी हुई आरोपियों की और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, कई सालों तक उसमें रहे हैं। ऐसी कोई सरकार है जिसमें कत्ल ना हुए हो? होते हैं ना, लेकिन सजा मिल जाए सबसे बड़ी बात है। पूछो जरा, अरे कैसा, अरे आप सुप्रीम, सुनिए मेरी बात, सॉरी भाई साहब एक मिनट, आप सुप्रीम, उनको जमानत दी है कोर्ट ने। सरकार का काम होता केवल पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना। चंद घंटे में अपराधी पकड़ गए थे और 4 सालों में जेल में रहे। फिलहाल ये संभल का जनमानस है। मान्यता अगर है तो कभी कलयुग में तमाम सारे अपराधों का, तमाम सारे अन्यायों को खत्म करने के लिए कोई अवतार होगा तो संभल में ही होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये समय बताएगा। लेकिन संभल की जनता से जो कुछ भी उसके उद्गार हैं, उसकी अपेक्षाएं हैं, वो रोजगार की हैं, बुनियादी सुविधाओं की हैं। कुछ मिला है, कुछ मिलने की चाहत है और तेज चाल चलने की उसे आवश्यकता महसूस होती है। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, संभल।